नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और 150 तक मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए थे। 151 से आपके क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। और एक नज़र सिलेबस पर एग्री ज्ञानपीठ पे हो तो सिलेबस के बिना काम नहीं चलेगा। सिलेबस याद करो, और सिलेबस याद करने से ही 5 से 6 क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 से 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 22 नंबर पेज है, ध्यान रखना। एक सेकेंड, थोड़ा सिलेबस दिखा देते हैं। तो कहाँ तक हो गया था भाई साहब, दिखा देता हूँ आपको। हाँ, एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, जो हमारे एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया में चलने प्री इंडिपेंडेंस इरा यानी आज़ादी से पहले के, और जैसे कि श्री निकेतन है, ठीक है। तो ये जितने भी फिरका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे ये सब हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के दिन हमें क्या क्या देखना है, आज हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तक यहाँ तक चीज़ें देखना है, ठीक है। इतना, ठीक है। तो इतना हो चुका है लगभग, ठीक है। ध्यान रखना तीसरे वीडियो लेक्चर तक कितना कम कंटेंट में इतना ज़्यादा चीज़ें देना, केवल एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी आपके जो इरादे हैं उन पर खरी उतर सकती है मित्रों, आपके इरादों पर खरी उतर सकती है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर मेरा भाई बहन सिलेक्शन पाएगा, हर भाई बहन हमारा पास होगा, और हर भाई बहन हर गांव की चौखट, अंतिम चौखट पर बैठा हमारा छात्र वो भी सफलता पाएगा। साथियों 22 नंबर पेज है, देख लेता हूँ। 22 नंबर पेज है, एक सेकंड साथियों। तो 151, ठीक है, मतलब एक शतक मार दिया था और अर्धशतक आज हम दोहरा शतक मार देंगे, यानी 200 कर देंगे। 151 से शुरू कर देंगे। कौन सा भैया पहला क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य है साथियों सूचना का आदान प्रदान करना। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताओ भाई? 1966 में, ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रगण। फिरका डेवलपमेंट स्कीम का संचालन किस स्तर पर होता है? तो भाई ब्लॉक स्तर पर होता है, ध्यान रखना। अब फिरका हो चाहे कोई भी होगा ब्लॉक स्तर पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम है, एक्सटेंशन सिलेबस है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर आप जिले से कोई भी योजना को रनअप करते तो वो ब्लॉक स्तर पर ही जाएगी। तो ध्यान रखना मित्रगण। रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है बताओ भाई? अब रूरल मतलब गाँव, और गाँव से संबंधित होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। का है ज़्यादा इधर उधर सोच रहे हो भाई साहब। एक्सटेंशन में मास मीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए। साथियों फार्मर फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खेती के नए तरीकों की शिक्षा देना। एक्सटेंशन में फीडबैक का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यक्रम सुधारना। ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ भारत में कब हुआ? 1952 में। ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रगण। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत पार्टिसिपेटरी अप्रोच का क्या अर्थ है बताओ साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों की सक्रिय भागीदारी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रोजगार उपलब्ध कराना। एक्सटेंशन में इनोवेशन का क्या महत्व है? इनोवेशन का महत्व है ऑप्शन नंबर बी, नई तकनीकों को अपनाना। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स किसके लिए हैं? तो कृषि तकनीशियनों के लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माता एवं बहनों, एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसाधनों का प्रबंधन और उपलब्धता। ठीक है। अगला है 164, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस में कौन सा शामिल नहीं है? देखो इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस में कौन शामिल नहीं है? तो ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली, मतलब ये शामिल नहीं है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है भैया परंपरागत, और ये पूछ रहा है इनोवेटिव यानी नवाचारी। तो परंपरागत और नवाचारी का कोई जोड़ होता नहीं है। ये तो पुराने ज़माने का है और पूछ रहा है नए ज़माने का। तो पुराने ज़माने को काट दो, तीनों आपके सही हो जाएंगे। और अगर ये इतना भी अनुमान नहीं है तो आप भाई इतना समझ लो, साइबर एक्सटेंशन आज के दिन इनोवेटिव है, आज की दुनिया का है, पुराने ज़माने का तो है नहीं। प्राइवेटाइजेशन आज चल रहा है बहुत तगड़े से, 1991 के बाद बहुत तगड़े से। फार्मर फील्ड स्कूल आज चल रहे हैं, और ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली, ये भाई कहाँ से आ गया? ठीक है, यही नहीं होगा। ठीक है। 165 एक्सटेंशन एजुकेशन में मोटिवेशन का क्या कार्य है? मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा देना, और किसको भैया? तो किसान को दोगे। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन में अंतर क्या है बताओ? मॉनिटरिंग निरंतर होता है, एवोल्यूशन विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है। और एवोल्यूशन कोई निरंतर नहीं होता है साथियों। भाई किसी भी चीज़ का विश्लेषण आप कंटिन्यू थोड़े नहीं दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? 167 नंबर क्वेश्चन बता चुका हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पता क्या घुमा सकता है? देखने मैंने विकल्प दिया नहीं दिया। अब ये से पूछ सकता है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप एंड देखोगे नहीं, ऑफ वाले ऑप्शन पे जाओगे। तो ध्यान रखना बीच में एंड लगा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन दे देता है और आप लोग अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हो।
168 है, एक्सटेंशन वर्कर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन वर्कर है भाई तो उसका गुण क्या होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, बोलने में अच्छी क्षमता होनी चाहिए, हमारी तरह नहीं होना चाहिए भाई साहब। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन किस प्रकार की शिक्षा है, तो भाई अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रगण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा जल ग्रहण कर ले, हाँ भाई। अगला है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कौन से पहलू हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कौन से पहलू हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना बनाओ भाई, क्रियान्वयन करो, मूल्यांकन करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, बन गई, क्या करेंगे, क्रियान्वयन यानी लागू करेंगे, फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन यानी चेक करेंगे भाई सही है गलत है कैसी है बताओ। फार्मिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मित्रगण, किसान की पूरी कृषि गतिविधियों का संगठन। बहुत सही, एकदम लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। 172 हो गया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है भैया, सस्टेनेबल तो हम कई बार बता चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन सेमेस्टर में कितनी बार बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के अनुकूल कृषि कक्षाएं नहीं प्रथाएं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या शामिल होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का संयोजन, सभी को मिला के एकदम कच्चा चिट्टा बना के खेती करो भाई। तो यही होता है इंटीग्रेटेड, मतलब मिश्रित यानी समन्वित। क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं, एक वर्ष में फसल की योजना, एक वर्ष में फसल की योजना, एक वर्ष में फसल की योजना, ये क्रॉपिंग पैटर्न होता है साथियों। लीसा का पूरा नाम क्या है, बता चुका हूँ किसी सब्जेक्ट में, आपको बताएगा कौन सा सब्जेक्ट में बताया था, किस सेमेस्टर में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HEIA किससे संबंधित है, तो भाई ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट असेसमेंट लेना होता है, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होती है, जैसे कोई भी अगर आप योजना, मतलब ऐसा होता है जैसे भाई अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो साथियों, और उस फैक्ट्री को खोलने के लिए आपको कुछ कागजात ज़रूरी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना, ताकि आप प्रदूषण ना करें, ताकि एयर क्वालिटी से संबंधित चीज़ें बनवा लें, कागज़ बनवा लें, ठीक है। और वो बनवाना ज़रूरी होता है ताकि गवर्नमेंट भी जान पाए और आप पे नज़र भी रख पाए, इसलिए इसे ज़रूरी होता है बनवाना। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हो और धड़ल्ले से उसमें धुआं निकल रहा है, बढ़िया एक तरीके से छल्ले मार कर धुआं निकल रहा है और धड़ल्ले से चला रहे हो, पैसा ऐंठ के जेब में रख रहे हो, तो गवर्नमेंट होने नहीं देगी। पूछेगी भैया आपके पास EIA है कि नहीं है, बताओ भाई साहब, ठीक है। तो 177 है बायो रेमेडिएशन, अर्थ क्या है बताओ। बायो रेमेडिएशन का अर्थ है ऑप्शन ए, मिट्टी और पानी की स्वच्छता के लिए जैविक उपाय। अगला है मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए, किस नहीं लिए, किस लिए होता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार, ईंधन, पशु चारा आदि के लिए, ठीक है। रिमोट सेंसिंग किस क्षेत्र में उपयोगी होता है, कृषि भूमि की निगरानी करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड की जो निगरानी है उसको करने के लिए। लेला मजनू नहीं, LELA किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, भूमि और जल संरक्षण तकनीक से, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो भाई कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करो एग्रीकल्चर को, तो भाई ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम मृदा व्यवधान और कवर क्रॉपिंग और फसल चक्र, ये इसके एक कंपोनेंट मान लो या प्रिंसिपल मान लो, दोनों एक ही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है साथियों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ साथियों। अगला है 183 फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ। कुछ लोग कहेंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हमें लगता है पैसा देने का काम करती होंगी, तो लाओ भैया ऑप्शन सी मार दें, आँखें तो नीचे हैं, सुबह सोए नहीं हैं, रात को पिक्चर देखे हैं, तो भाई ऑप्शन मार देंगे सी और ये हो जाएगा गलत, 1 नंबर चला जाएगा। अगर आएंगे 17 लग जाएगी बेग, फिर से आ जाओगे बेग, ठीक है। तो इसलिए आँख का नाक खोल के देखना है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण प्रदान करना, ठीक है। और ऋण कौन देगा वो आगे बताएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्राथमिक कार्य होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना। रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का समग्र विकास। एक्सटेंशन वर्कर किसे कहते हैं, जो किसानों को प्रशिक्षण करते हैं वही वर्कर होते हैं। विलेज लेवल वर्कर की भूमिका क्या होती है मित्रगण, तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार करना, ग्राम स्तर पर। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से समस्याओं का विश्लेषण करना। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है छोटे कर्ज देना ग्रामीण लोगों को छोटे कर्ज देना, माइक्रो मतलब छोटे, कर्ज देना किसे, गांव के लोगों को, मतलब हमें भी दे दो भाई।
सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG किसके लिए होता है? तो ये ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण उनका करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई ये कुछ महिलाएं होती हैं 8 से 10 महिलाएं अपना ग्रुप बना लें और उसी में कोई एक साझा चीज़ें दिखा दें कि भाई हम अपना ये खेती करने जा रही है, ये काम करने जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। तो ये महिलाओं का लोन लेने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आजकल इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई है, केवल ये लोन लेने के लिए ही काम करते हैं, बाकी जो काम हो रहा है वो घंटा भाड़ में जाए। ये चीज़ें चल रही हैं ना, प्रोग्राम तो कई हैं, यूज़ कैसा हो रहा है भाई साहब? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? ऑप्शन ए हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण प्रदान करना। अगला है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रामीण विकास में क्या रोल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकास कार्यों में सहयोग देता है। रूरल मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादों का क्रय विक्रय करना। ऐसे क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। सोशल ऑडिट किस लिए किया जाता है? सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कोई भी योजना लाते हैं, सरकार लाती है, उसके बाद में उसका सोशल ऑडिट करती है, यानी क्या उस पर पैसा खर्च हुआ है, क्या जनता कह रही है, ठीक है। और हमें लगता है सरकार को अब सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए, कोई भी रोड वगैरह बन रही है तो रोड का ही सोशल ऑडिट, रोड का ही ऑडिट मत करें, बल्कि समाज से भी पूछें, तब होगा पूरा सोशल ऑडिट। समाज बताएगा कि भैया 50,000 पैसा आया था, केवल 10,000 लगाया है, 40,000 में 20,000 ठेकेदार की जेब में, 20,000 एक मीडिएटर की जेब में गए, तब मत पता चलेगा मित्रगण। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि। अगला है सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए जंगलों का संरक्षण और ग्रामीणों को लाभ देना। एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसानों को कृषि कार्य के लिए दिया गया ऋण, ये होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। काफ़ी चर्चित रहा था, ठीक है। इसको IRDP एक रीडा प्रोग्राम भी था। एक्सटेंशन सर्विस के कौन से माध्यम होते हैं? इसी के साथ 200 पूरे यानी 200 तक लगा दिए भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए फील्ड वर्क, मास मीडिया, प्रशिक्षण प्रदर्शन एक्सटेंशन सर्विस के काम होते हैं भाई। एक्सटेंशन सर्विस में क्या क्या आपको मिलेगा? तो फील्ड वर्क मिलेगा, आपको मास मीडिया मिलेगा, आपको प्रशिक्षण मिलेगा, आपको प्रदर्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों, आपके एक्सटेंशन से सिलेबस के संबंधित, विषय से संबंधित। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।